हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये चैप्टर मोनोपोली पावर का है और शुरुआत में कुछ दिनों के लिए ये वीडियो फ्री रहेगी। बाद में मैं इस वीडियो को पेड कैटेगरी में डाल दूंगा, तो अगर आपने शुरू में देख ली तो आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोपोली पावर क्या होता है और मोनोपोली पावर के सोर्सेज क्या होते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली मार्केट फॉर्म इज दैट न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर इन द इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, करेक्टरिस्टिक या खासियत है मोनोपोली मार्केट की, कि नई फर्म्स एंटर हो ही नहीं सकती। एक्चुअली द मोनोपोलिस्ट फर्म इटसेल्फ अडॉप्ट्स वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स टू स्टॉल द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ये भी कह सकते हो कि नई फर्म्स को एंटर करने में जो मोनोपोली फर्म होती है वो भी काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देती है ताकि नई फर्म्स एंटर ही ना हो सकें। एज लॉन्ग एज इट इज़ सक्सेसफुल इन इट्स एंडेवर, इट्स मोनोपोलिस्ट स्टेटस रिमेन सेफ। तो जैसे जैसे वो अपने इस मकसद में कामयाब होती है कि जैसे जैसे वो कोई नया एंट्री करेगा तो उसकी बैंड बजा देगी, तब तक तो उसकी मोनोपोली सेफ है। The moment other firms are able to force their entry into industry, the situation changes radically and erstwhile monopolist loses his or her monopoly power, leading to change in the market form. तो अगर कोई कंपनी ज़ोर से एकदम से आ जाए और उसको कंपटीशन देके अपना माल सस्ते में बेचना शुरू कर दे तो उसकी मोनोपोली पावर ख़त्म होगी और मार्केट में सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो मोनोपोली पावर जो है कंपनी जो मोनोपोलिस्ट होती हैं उनके पास होती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोनोपोली पावर सिर्फ तभी होगी जब एक ही कंपनी होगी और मोनोपोली ही होगी तभी मोनोपोली पावर होगी। मोनोपोली पावर सिंपल वर्ड्स में होता है कि वो कंपनी के पास पावर के वो पावर ऑफ द कंपनीज टू चेंज द प्राइस और इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी। ठीक है, तो ज़्यादातर मोनोपोली पावर उन कंपनीज में होती है जिनका मार्केट शेयर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरी की पूरी मार्केट शेयर ओवरऑल उनका ज़्यादा रहता है। Let us now consider the obstacles that act as barriers to entry of new firms in monopolistic industry। तो जब मोनोपोलिस्टिक मैं बोल गया, मोनोपोलिस्ट होगा, मोनोपोलिस्टिक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड है। तो मोनोपोलिस्ट इंडस्ट्री में जो नई कंपनीज आती हैं उनके क्या क्या बैरियर्स हैं, या फिर ये कह सकते हो कि मोनोपोली पावर क्या है, सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क में माल बनाना, ताकि और कोई कंपनी आके इतना बल्क में बना ना पाए तो उसको कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा पड़ती रहेगी। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स a situation has arisen in many industries which requires that output is to be produced on a sufficient large scale if the price has to be kept low। अगर प्राइजेस को लो करना है तो माल इतना ज़्यादा बनाना पड़ेगा ताकि कॉस्टिंग कम आ जाए। दिस सिचुएशन एग्जिस्ट्स इन आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, ऑटोमोबाइल एंड अ नंबर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल में काम होता है ताकि और कोई एंटर ही ना कर पाए और उनको कॉस्टिंग कम पड़े। इन केस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़, इफ़ अ फर्म इज़ एबल टू एक्सपैंड its production activities substantially, then relatively small firms find it impossible to enter industry merely on account of fact that these new firms cannot avail economies of scale which are enjoyed by the existing firms। तो नई फर्म्स एंटर करने में बहुत डरेंगी क्योंकि नई फर्म्स आते ही एकदम से इतना लार्ज स्केल में काम खोल ही नहीं पाएंगी क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि नई फर्म्स शुरुआत में तो छोटी होंगी ना। एज अ रिजल्ट their costs are likely to be much higher than the costs of the existing firms। तो existing firms से ज़्यादा कॉस्ट पे वो सामान बनाएंगे, उनका सामान ख़रीदा ही नहीं जाएगा। Setting up a very large firm is difficult due to problem of arranging sufficient financial resources। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो उनके पास, छोटी कंपनियों के पास इतना ज़्यादा पैसा, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे कि वो एकदम से बल्क में काम या फिर इतना ज़्यादा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को हासिल कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट था मोनोपोली पावर के सोर्स का कि भाई वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे काम करती हैं। दूसरा, पेटेंट लेके बैठी हुई हैं किसी चीज़ का। ठीक है, प्रैक्टिकली इन ऑल कैपिटलिस्ट कंट्रीज पेटेंट एक्ट्स हैव बीन पास्ड। तो तकरीबन हर एक कंट्री में, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है या नॉन कैपिटलिस्ट भी हो, तो पेटेंट तो पास ही होते हैं ना। दीज एक्ट्स प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर और अ रिसर्चर of a certain producer against the competition। तो ये जो पेटेंट एक्ट्स होते हैं या जिन्होंने पेटेंट लिया होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं रिसर्चर्स को और प्रोड्यूसर्स को कि उनका माल हूबहू कॉपी ना हो जाए। When a monopolist secures patent rights for his product, no other firm can legally produce that product। अगर एक मोनोपोलिस्ट ने पेटेंट ले लिया तो दूसरी कंपनी वो सामान नहीं बना पाएगी। Thus the right to produce the good in question remains vested in the original firm and this gives it a monopolist
करेक्टर। तो मतलब अगर वो वही बना पाएगा तो भाई सिंपल सी बात है, उसकी मोनोपोली होगी ना एक टाइप की। हाउएवर पेटेंट monopoly is generally short-lived because a patent cannot prevent other firms from producing closely related substitute goods or from adopting closely allied प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अगर उसने पेटेंट ले भी लिया तो बाकी कंपनीज कुछ ना कुछ उसका सब्सिट्यूट बनाने की कोशिश तो करती रहेंगी, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको IBM कहते हैं, हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस इट्स पेटेंटेड computers in USA, but other computers are available in the market and there is keen competition in the computer market. IBM के पास था कि वो कंप्यूटर बना सकता है, मगर बाकी कंपनियां भी थी जो काम कर सकती हैं कंप्यूटर बनाने पे, और वो भी कंपटीशन प्रोवाइड करती थी। दिस इज़ इक्वली ट्रू ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे भी अगर एक प्रोसेस पे पेटेंट ले लिया तो वो प्रोसेस कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर पाएगी, मगर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद वो यूज़ कर पाएगी या अपना कोई प्रोसेस निकाल लेगी। तो ये भी एक तरीका है मोनोपोली पावर का, कि पेटेंट ले लो और फिर कुछ टाइम के लिए तो दूसरी कंपनीज को रोका जा सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है लाइसेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स entry into particular markets is blocked by government by introducing a licensing system. सरकार लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देती है और कह देती है कि भाई जिसके पास लाइसेंस है वही काम करेगा, बिना लाइसेंस के काम नहीं होगा। इन अ लाइसेंसिंग सिस्टम ओनली दोज can operate in the particular market which get a license from the government to do the business in that market. तो वही काम कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है, बाकी लोग वो काम नहीं कर सकते। Licensing is a method of state intervention in the industrial activity of the country and can be justified on various grounds, but it also acts as a barrier to entry that insulates the holders of licenses from competition and thus gives monopoly power to them. तो सिंपल वर्ड्स में वही है कि लाइसेंस तो सरकार की इंटरवेंशन का एक पार्ट है, सरकार इंटरवीन करती है, मगर सरकार के अपने मकसद हो सकते हैं कि बाहर से कंपटीशन को जो है डिस्करेज किया जाए, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। बट जो भी लाइसेंस होल्डर होगा वो तो मोनोपोली पावर ही इंजॉय करेगा ना। तो मोनोपोली पावर का एक और सोर्स भी है कि सरकार लाइसेंसेस देती है, वही काम कर पाएंगे। जिसको सरकार खुश नहीं, उसको लाइसेंस नहीं देगी तो उसके पास जो है नई पावर होगी उस काम को करने की। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल आर वेरी मच एविडेंट इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में तो लार्ज स्केल पे काम करना पड़ता है। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू फाइंड मोनोपोलिस्ट टेंडेंसीज या फिर मोनोपोली टेंडेंसीज इन दीज सर्विसेज। तो इन सर्विसेज में तो मोनोपोली होगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कंपनीज या वाटर एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, रोड्स, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज एट्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी, क्योंकि यही कंपनीज वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और दूसरा कोई और प्रोवाइड करता है, मगर क्या कहते हैं, इन कंपनियों को खोलने के लिए भी तो लार्ज स्केल में जो है इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। जनरली आमतौर पे ये देखा गया है कि जनरली गवर्नमेंट्स ग्रांट मोनोपोली राइट्स टू कंपनीज providing public utility services, basically due to the reason that if the number of firms are allowed to operate in these fields, the scale of operations of each firm, each one of them will be too small to realize economies of large scale operation. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर की लोकेलिटी में आपको पानी का कनेक्शन मिला हुआ है या गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, तो अगर पानी का या गैस के कनेक्शन में 1000 कंपनी आ जाएंगी तो कहाँ पाइपें एक दूसरे के बीच में डालती रहेंगी। किसी की पाइप कहीं से जा रही है, किसी की कहीं से जा रही है, या किसी की गैस पाइप कहाँ से जा रही है, किसी की कुछ। तो उल्टा अगर आपके लोकेलिटी में जो बिजली को प्रोवाइड कर रहा है वो एक ही कंपनी या सरकार कर रही है, अगर सरकार ने उसमें प्राइवेट सेक्टर खोल दिया या फिर और कॉम्पिटिटर्स आ गए तो इतने सारे बिजली के खंभे लगाने पड़ेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो लार्ज स्केल पे काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सरकार एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर, उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हायर हो जाएगी एंड द कंज्यूमर्स विल अननेसेसरली बी रिक्वायर्ड टू पे अ हायर प्राइस फॉर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो उसमें 10 सिचुएशंस ऐसी खड़ी हो जाएंगी जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही देना है ना। तो इसलिए सरकार अवॉइड करती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कि भाई एक जगह पे एक ही जो है प्रोवाइडर रहे और एक से ज़्यादा प्रोवाइडर ना रहें। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर किसी कंपनी के पास रॉ मटेरियल का ही पूरा कंट्रोल है तो बाकियों को कंपनीज को तो वो माल मिलेगा ही नहीं। इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन लार्ज फर्म्स ऑफ्टन एक्वायर कंट्रोल over the sources of raw material
सप्लाईज। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर सरकार को रिगिंग करके या मतलब अनप्रोडक्टिव काम करके सरकार से ये जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई है उसका ठेका ले लेती हैं। जैसे कोयले के ठेके ले लेंगी या कुछ ले लेंगी ताकि जो पूरी की पूरी सप्लाई है वो उनके कंट्रोल में रहे रॉ मटेरियल की। दिस इज़ डन विद द व्यू टू कीप कॉम्पिटिटर्स एट बे, कंपटीशन को अलग रखने के लिए ताकि और कोई कॉम्पिटिटर ना खड़ा हो जाए उसका, इस वजह से भी होता है। अमंग द कंपनीज विच हैव सक्सेसफुली मेंटेन्ड देयर मोनोपोली by adopting this method, the International Nickel Company of Canada is often mentioned। तो इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा जो निकल कंपनी है इसके कनाडा में काफ़ी ज़्यादा ठेके हैं और सारा रॉ मटेरियल इसके पास ही रहता है। तो ये एग्जांपल दिया। दिस कंपनी हैज़ सक्सीडेड इन एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर 90% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सप्लाईज ऑफ निकल। तो निकल की जो सप्लाई है पूरे वर्ल्ड में 90% इंटरनेशनल निकल कंपनी के पास ही है जो कनाडा की है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है कि रॉ मटेरियल को अपने कंट्रोल में कर लो तो कोई कॉम्पिटिटर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लांट इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट साइज़ के हिसाब से एफिशिएंसी आपने इतनी ज़्यादा अटेन कर ली कि कॉस्टिंग इतनी कम है, तो नया बंदा आएगा तो वो तो मारा ही जाएगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसकी कॉस्टिंग हाई पड़ेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एन एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लांट इन रिलेशन टू द साइज ऑफ मार्केट इज़ वन विच रिजल्ट्स इन नेचुरल मोनोपोली। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस कंपनी की नेचुरल मोनोपोली, क्योंकि वो कॉस्टिंग कम करके बना रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है अपना। दिस सिचुएशन अकर्स व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रीचेज इट्स मिनिमम एट अ रेट ऑफ आउटपुट मोर देन सफिशिएंट टू मीट द एंटायर डिमांड एट अ प्राइस कवरिंग फुल कॉस्ट। तो मतलब वो इतनी कम कॉस्टिंग में बना रही है कि वो उस कॉस्टिंग में जितना माल बना पा रही है उसमें वो सारी की सारी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रही है और उसका माल भी बिक रहा है। सपोज in this situation there are two firms and the market is split between them। दो फर्म्स है और मार्केट उनके बीच में डिवाइडेड है। each of the two firms in this case will have to produce at a relatively higher average cost. These firms will therefore attempt to lower the price by expanding the output because they know that this will reduce the average cost। तो दोनों फर्म्स क्या करेंगी, अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए माल ज़्यादा बनाएंगी। जैसे ये होता है ना एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट को कम करेंगी तो माल तो ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा ना। बट इफ़ बोथ लोअर the price and enter into a economic warfare, the ultimate result is likely to be the elimination of one, leaving the other firm in the monopoly position। और अगर दो कंपनियों में आपस में कंपटीशन हो जाता है तो जो एफिशिएंट कंपनी है वही सर्वाइव कर पाएगी और दूसरी कंपनी खत्म हो जाएगी और जो सर्वाइव करेगी उसकी मोनोपोली बन गई। इकोनॉमिस्ट कॉल इट नेचुरल मोनोपोली बिकॉज इट इज़ a natural result of the operation of the market forces in a given situation। एक गिवन सिचुएशन में डिमांड सप्लाई या फिर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से एक कंपनी की मोनोपोली बन गई क्योंकि वो एफिशिएंट थी और वो अपना काम दूसरी कंपनियों से कम कॉस्टिंग में करती थी। इस वजह से भी जो मोनोपोली पावर है उसके पास आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट फ्रेंचाइजी। A market franchisee refers to a contract entered into by some government body एंड अ बिजनेस कंसर्न। तो मार्केट फ्रेंचाइजी दे दी कि गवर्नमेंट ने फ्रेंचाइजी दे दी कि फलां जगह बिजली या गैस तुम दे दो, इस टाइप का भी हो सकता है। द गवर्नमेंटल यूनिट्स गिव्स अ बिजनेस फर्म द एक्सक्लूसिव राइट टू सेल अ गुड और सर्विस विद इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। के जो भी गवर्नमेंट है कंसर्न गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन वो उसकी अपनी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर राइट दे देता है कि भाई एक्सक्लूसिव राइट है, तुम ही बनाओ ये सामान और तुम ही बेचो। द बिजनेस फर्म इन सच केसेज is invariably subjected to certain controls। उसके ऊपर कुछ controls लगा देती है सरकार। For example, the governmental unit may determine the maximum price and permit the firm to earn whatever it can ऑन दैट प्राइस। सरकार कह देती है भाई इस प्राइस पे रखो, जितना माल बेचना है इसी प्राइस पे बेचो। इन अदर केसेस द गवर्नमेंटल यूनिट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स रिटर्न ऑन इट्स एसेट्स। तो दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि भाई तुम अपने प्रॉफिट का मार्जिन इतना % रखोगे, इससे ज़्यादा नहीं। देयर आर मैनी अदर मेजर्स विच द गवर्नमेंटल यूनिट कैन अडॉप्ट टू कंट्रोल द मार्केट कंडक्ट ऑफ द फर्म। और भी कई तरीके हैं कि उसके मार्केट को या उसकी मार्केट पावर को या सोर्स ऑफ मोनोपोली को कंट्रोल करने के और भी कई तरीके हैं। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मार्केट फ्रेंचाइजी हाउएवर is that a governmental unit permits the firm to operate as a monopoly in return of various types of control over its price and output policies। तो सरकार कह देती है कि भाई तुम बनाओ बट प्राइस एंड आउटपुट को मैं कंट्रोल करूंगा, मेरी पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भी तो एक मोनोपोली पावर बन गई ना उस कंपनी की। नेक्स्ट आ जाता है अनफेयर कॉम्पिटिशन। इससे भी मोनोपोली पावर काफ़ी बढ़ जाती है।
Some monopoly firms indulge in unfair competition with new entrants in the industry in a bid to preserve देयर मोनोपली पोजीशन। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, अब नए एंट्रेंट के साथ इतना ज़्यादा कंपटीशन में आ जाती हैं कि उनकी बैंड बजा देती हैं। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट या कोई और कंपनी है, जैसे कोई नई कंपनी आती है, उसको या तो खरीद लेगी या फिर इतना सस्ता माल बेचेगी अपना, ताकि वो सर्वाइव ही ना कर पाएँ। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ they reduce their prices drastically in the short run or spend huge amount on advertisements so that the new firms are forced out of the industry। तो नई फर्म्स उतनी मशहूरी तो कर नहीं पाएंगी, उतनी एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं पाएंगी, तो नई फर्म्स जो है मार्केट से आउट हो जाएंगी। दे ट्राई टू प्रेशराइज द बैंक्स एंड सप्लायर्स of raw materials into not providing financial resources and raw materials etc to the new entrants। वो प्रेशराइज करेंगी क्योंकि उनका फर्म का साइज़ बहुत बड़ा है मोनोपोलिस्ट का, वो प्रेशराइज करेंगी, रॉ मटेरियल ना उनको मिले या फिर बैंक से कोई पैसे ना मिले उनको, उनके कोई लेंडर्स ना आ जाएं, ऐसे प्रेशराइज करेंगी। या अगर लेंडर्स ने उनको पैसा दिया है तो उनके लेंडर्स को ख़रीद लेगी ताकि उस कंपनी को भगा सके। Many countries have declared such practices illegal, yet the large monopolist firms often use these pressure tactics and due to their economic power escape from the nose। सरकार के नाक के नीचे ये काम करके निकल जाती है और सरकार को पता भी नहीं लगता, असल में सरकार भी मिली होती है। ठीक है, तो अब इसका कंक्लूड करते हैं। We have discussed above the main methods employed by monopolists to maintain their monopoly position in the long run। तो कुछ मेथड्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उससे जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी मोनोपोली को लॉन्ग रन में मेंटेन कर सकता है। इन एडिशन टू दीज मेथड्स मैनी मोनोपोलिस्ट्स in different countries have resorted to amalgamation and deferred discount practices या practice to preserve their monopoly position। और भी कई तरीके हैं कि कंपनी को अपने साथ ही मिला लेना, खरीद लेना, टेक ओवर कर लेना, या फिर इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे देना कि भाई दूसरा जो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरी कंपनी के पास जाए ना। और भी कई तरीके हैं, तो लीगल इलीगल बहुत तरीके होते हैं दूसरे को परेशान करने के। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर, कि जो मोनोपोली पावर है उसको किस किस तरीके से मेजर किया जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।